बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, निमरा हबीब इज़ हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर्स बाय निमरा। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किस किस से मिलकर बनते हैं और किन किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बेसिकली आप सबको पता है, हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है। ठीक है। सेल से मिलकर बनी है तो सेल जो है ऑर्गेनेलिस से मिलकर बना है। ऑर्गेनेलिस जो है वो डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बनती हैं। तो इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। और इसी तरह उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री ये बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बनती है, बायोस और केमिस्ट्री। ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है। बायो जिसका मतलब है लाइफ, और केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इसके अंदर हम केमिकल्स और केमिकल प्रोसेसेस जो हो रहे हैं तो उनको स्टडी करते हैं। ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम बायोकेमिस्ट्री के थ्रू स्टडी करते हैं। लाइक फोटोसिंथेसिस हो गया, डाइजेशन हो गया, हम फूड खाते हैं, इनगल्फ करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। तो ये जो सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं इसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो फर्स्ट टाइम जो थी वो न्यूबर्ग के अंदर 1903 के अंदर डिस्कवर हुई। ठीक है। और उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं, ह्यूमन के अंदर 6 बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। लाइक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ये हमारे मेजर बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि जिनके थ्रू केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर प्रोसीड हो रहे होते हैं। नेक्स्ट जो केमिकल कंपोजिशन है हमारे सेल के अंदर, ठीक है, हमारी बॉडी जो है मुख्तलिफ किस्म के सेल से मिलकर बनती है। तो इसके अंदर जो इनके बायो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है? ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, बैक्टीरियल सेल के अंदर भी 70% होता है, और मेमिलियन सेल यानी मैमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर जो सेल है उसके अंदर भी 70% वाटर होता है। फिर उसके बाद प्रोटीन। वाटर के अंदर आप देख लें बायोमॉलिक्यूल्स, हमने कहा था ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। ठीक है। ये तो वाटर जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, तो इसीलिए इसकी कंपोजिशन 70% है। फिर उसके बाद प्रोटीन 15% होती है और मैमल्स के अंदर 18% होती है। और ये वाला पार्ट जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक आध एमसीक्यूज पेपर के अंदर लाजमी आता है, तो इसको आप ज़हन में रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं स्टार्च वगैरह। ठीक है। ये शुगर्स हैं बेसिकली, ग्लूकोज। ठीक है। ये 3% बैक्टीरियल सेल के अंदर होते हैं और मेमिलियन सेल के अंदर 4% होते हैं। फिर जो लिपिड्स हैं, जितनी भी ऑयल्स वगैरह हैं, इन जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो ये 2% बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है और 3% मेमिलियन सेल के अंदर होता है। फिर उसके बाद डीएनए जो कि हेरिडिटरी स्ट्रक्चर है। ठीक है। हेरिडिटरी मटेरियल है जिससे हम अपने आबाओ अजदाद और उनसे हमारे रिलेशंस वगैरह को जान सकते हैं। वो 1% बैक्टीरिया के अंदर होता है और 0.25% मेमिलियन सेल के अंदर होता है। फिर आरएनए 6% बैक्टीरिया के अंदर होता है और 1.10 मेमिलियन सेल के अंदर होता है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली कहते हैं किसको हैं? जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। 2% मेमिलियन के अंदर होते हैं और 2 ही बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, जबकि जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर नहीं बनते, बल्कि बाकी दूसरे कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। ठीक है। अब इनको ऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको ज़हन के अंदर रखिएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है। ये एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है कि इनऑर्गेनिक में कौन सा बॉन्ड होता है और ऑर्गेनिक में कौन सा होता है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक के अंदर आ जाते हैं अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। फिर इनऑर्गेनिक के अंदर एसिड्स आ जाते हैं, बेसिस आ जाते हैं और साल्ट्स आ जाते हैं। और इनका हमारी ह्यूमंस के अंदर भी इनका बहुत ज़्यादा रोल है। जो हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड होता है जो रिलीज होता है और वो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है हमारी फूड की और इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनका मेल्टिंग पॉइंट स्लो होता है, जबकि इनका इनऑर्गेनिक का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। फिर उसके बाद ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक, जबकि इनऑर्गेनिक जो है वाटर के अंदर सॉल्वेंट नहीं होते, क्योंकि ये लिपिड्स, ऑयल्स वगैरह होते हैं इसके अंदर, जो वाटर के अंदर सॉइल नहीं होते।
फिर उसके बाद हाईली वॉलेटाइल एंड इनफ्लेमेबल होते हैं, मतलब ये जो ऑर्गेनिक है ये इनफ्लेमेबल होते हैं, जबकि जो इनऑर्गेनिक हैं ये भी नॉट इनफ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, रिएक्शन जो होते हैं वो इसका जो ऑर्गेनिक है इनका रिएक्शन स्लो होता है। आप ऑर्गेनिक के रिएक्शन ऐसे ले लेंगे जैसे फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, पौधों का डायरेक्ट सूरज की रोशनी से अपनी खुराक लेना, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का अमल है। फिर इसी तरह और ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है। फिर उसके बाद जबकि जो रिएक्शन आर जनरली फास्ट, ये जो हमारी फूड की डाइजेशन हो रही है और ये क्या है, ये एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। ठीक है, हमारे फूड की खुराक जो है उसको टूट, जैसे हम कोई प्रोटीन ले रहे हैं, कोई अंडा ले रहे हैं, ठीक है, वो हम खाएंगे, फिर उसको वो टूट जाएगा। ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन होगी, फिर डाइजेशन होगी और वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो ये एक फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर ऑर्गेनिक के अंदर जो है आइसोमेरिज्म होती है, जबकि इसके अंदर इनऑर्गेनिक के अंदर आइसोमर्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हम सबसे पहले देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है चेंज। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर जितने भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, सेल के अंदर हो रहे होते हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं, तो वो मेटाबॉलिज्म के अंदर ही टेक प्लेस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द कलेक्टिव सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग बींग्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस कर रहे होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के अंदर। इसकी दो टाइप्स हैं आगे, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म क्या कहते हैं, इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका अब हम इसकी वो देख लेते हैं। कैटाबॉलिज्म को बेसिकली कहते हैं इसके अंदर सेल्स की ब्रेक डाउन हो रही होती है। ठीक है, अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को हम देख लेते हैं। एनाबॉलिज्म ए से लगा लें असेंबल। ठीक है, ये चीज़ों को असेंबल करता है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के एक लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देता है। जबकि कैटाबॉलिज्म जो है, इस सी से लगा ले कट, ये ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, कट करता है, ब्रेक डाउन करता है और इनको कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक करके इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि एनाबॉलिज्म के अंदर हम ले लें रेस्पायरेशन ले लें। ठीक है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह की को रिलीज करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करता है। तो ये है जो ग्लूकोज था उसको तोड़ा एनाबॉलिज्म ने, कम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर, सॉरी कैटाबॉलिज्म के अंदर कम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो एनाबॉलिज्म है ये एक बिल्डिंग प्रोसेस है, यानी कि ये बनाता है चीज़ों को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। जबकि कैटाबॉलिज्म जो है वो ब्रेक डाउन करता है, बड़े कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर जो है वो बॉन्ड क्रिएशन होती है, जबकि इसके अंदर बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। फिर इसके बाद इस एनाबॉलिज्म को करने के लिए, एनाबॉलिज्म के प्रोसेस को प्रोसीड करवाने के लिए हमें क्या करता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, एटीपी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जबकि केमिकल बॉन्ड जो है जब टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि हम कोई खुराक खाते हैं तो उसको तोड़ना है। ठीक है, हमारे स्टमक ने इसकी डाइजेशन करनी है। जब ब्रेक डाउन होगी तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। हम खुराक इसीलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, और जैसे हम खाना खाया, प्रोटीन्स ली, अब ग्लूकोज लिया, ठीक है, अब उसकी ब्रेक डाउन होगी। अब जैसे उसकी ब्रेक डाउन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी एटीपी की सूरत में। ठीक है, अब इसके आप रिएक्शंस देख लें। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस किसका रिएक्शन है, एनाबॉलिज्म का। ठीक है, यहाँ इसके अंदर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स मिले और C6H12O6 बना, यानी कि ग्लूकोज बना। ठीक है, फिर उसके बाद कैटाबॉलिज्म का ले लें। ठीक है, ये ग्लूकोज था जो हमारी बॉडी के अंदर चला गया, इसकी ब्रेकडाउन हुई, और जैसे ही इसकी ब्रेकडाउन हुई तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये जो फोटोसिंथेसिस है एनाबॉलिज्म की एग्जांपल है, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल है। ओके स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको आने वाली वीडियोस मिल सकें और वो इल्म हासिल कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।